नमस्कार, फोकस हरियाणा की खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनल त्रिवेदी और आज हम बात करेंगे पीएमटी के एग्जाम के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ हैं एस्पायरिंग करियर से पीयूष मेहता, जो एक करियर मेंटोर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। पीयूष जी, शुरुआत करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आपसे पीएमटी के एग्जाम के बारे में, फॉर्मेट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे। देखिए, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा पीएमटी एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में। बेसिकली पीएमटी का जो एग्ज़ाम है वो +2 के बाद स्टूडेंट्स जनरली अपीयर करते हैं और इसमें जो जनरली आपका सब्जेक्ट्स रहते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो आपका पार्ट रहता है वो 2 पार्ट में बायो डिवाइडेड आपकी रहती है, जिसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी का मेन फोकस रहता है। कुछ थोड़ा बहुत आपका पार्ट बायोटेक्नोलॉजी का भी रहता है, कुछ टॉपिक्स बायोटेक्नोलॉजी से भी लिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ डिवाइडेड विद द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी। डॉक्टर संतोष, आपसे सिलेबस जानना चाहेंगे। एआईपीएमटी में क्या सिलेबस रहता है? एआईपीएमटी के सिलेबस जैसे पीयूष जी ने बताया कि देयर आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. Questions are equally divided. In physics there are 45 questions, in chemistry there are 45 questions, and from biology there are 90 questions. तो टाइम ड्यूरेशन हमारा 3 आवर्स का होता है जी। और यही है डिवीज़न। 180 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है हमारे यहाँ। पीयूष जी, पीएमटी के एग्जाम के लिए अपेयर करने के लिए क्या कोई मिनिमम एज लिमिट है या मैक्सिमम एज लिमिट? या बिल्कुल सोनल, ये बताना चाहूँगा कि पीएमटी की एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए मिनिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 17 ईयर्स है और मैक्सिमम आपके लिए 25 ईयर्स की एज लिमिट रहती है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी हैं फिक्स्ड पीयूष जी? ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की नहीं। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 3 अटेम्प्ट्स। हाँ, अभी तो 3 अटेम्प्ट्स है जनरल कैटेगरी के लिए। फॉर ओबीसी एंड SC/ST देयर आर मोर अटेम्प्ट्स गिवन. There is upgradation every time. That's why it may be that it is not conveyed to you. Okay. जी बिल्कुल। डॉक्टर संतोष, पीएमटी के एग्जाम के बाद काउंसलिंग सेशन कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। पीएमटी एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग सेशन होता है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होता है, उनके लिए काउंसलिंग सेशन होता है। बेसिकली द काउंसलिंग सेशन इज मीन टू कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, विच कॉलेज इज़ प्रेफरेबल फॉर यू। बच्चे अपना ऑप्ट करते हैं कि कौन सा कॉलेज उनके रैंक के अंदर में आ सकता है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट द काउंसलिंग इज़ हेल्ड। और काउंसलिंग सेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको गाइड भी करते हैं इफ़ यू आर इन डायलेमा कि कौन सा कॉलेज ऑप्ट करें आप। जी पीयूष जी, जब हम बात करते हैं कॉलेज सिलेक्शन की, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए, एस्पिरेंट्स को? देखिए, जो मेन पॉइंट्स जब हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं एक मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन में, मैं बताना चाहूँगा कि जो मेजर पॉइंट्स आपको देखने चाहिए वो एक आपको कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी है उसका रेपुटेशन देखना चाहिए, वो कितने टाइम से चल रहा है ये देखना चाहिए, कितनी उसकी ओपीडीज, कितने बेड्स हैं ये देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत प्राइम रह जाती हैं। किस तरह का उसका ऑलरेडी एक पैनल है डॉक्टर्स का, या किस तरह से उधर ओपीडीज कितनी % आ रही हैं, क्या रेपुटेशन है, ये सब चीज़ों का एक बड़ा मेजर ध्यान रखना चाहिए हमारा कॉलेज सिलेक्ट करते हुए कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है या वो प्राइवेट कॉलेज है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की इक्विपमेंट है और किस तरह की हमें लैब्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो इन सब का बड़ा ध्यान रखना चाहिए एक कॉलेज सिलेक्शन के टाइम। जी डॉक्टर संतोष, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए कि किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वो अपना कॉलेज सिलेक्ट करें? जी, एक तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा सर ने बताया, पीयूष जी ने बताया कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, दिस शुड बी मोस्ट प्रेफरेबल। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो अच्छा करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मोस्टली लोगों को पता है कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं। दूसरी चीज़ है कि कॉलेज में एसोसिएटेड हॉस्पिटल है या नहीं।
एसोसिएटेड हॉस्पिटल वाले कॉलेजेस में फ़ायदा होता है क्लिनिक्स का। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर एमबीबीएस के साथ साथ क्लिनिक्स कर रहे हैं या फाइनल ईयर के साथ अच्छा क्लिनिक्स कर रहे हैं, तो इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू टू बी अ गुड क्लिनिशियन, और वही ज़रूरत है आजकल के युवाओं को जी के लिए। डॉक्टर संतोष, अगर हम बात करें कि पीएमटी के बाद जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि एक कैंडिडेट के लिए खुल जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? PMT, basically you are asking about the after clearing the PMT exam you have to be a doctor, but suppose PMT exam clear नहीं होता है जी, उसके बाद कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, जैसे वेटनरी साइंसेज है, BAMS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS है, दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और वेटनरी साइंसेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, जैसे BSc OT टेक्नोलॉजी है, MLT है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ये सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं स्टूडेंट्स के पास। जी पीयूष जी, बायोलॉजी जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएमटी के एग्जामिनेशन में, काफ़ी वेटेज बायो को दी जाती है, तो बायो की प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहें? बिल्कुल सोनल, जैसे बायो की अगर हम बात करें, और जैसे अभी डॉक्टर संतोष ने थोड़ी देर पहले इस चीज़ का डिस्कस भी किया कि बायो का मैक्सिमम वेटेज रहता है, जब उन्होंने क्वेश्चन और मार्क्स बताए तो ऑन एन एवरेज 50% जो वेटेज है वो बायो का आपका रहता है, आपके सिलेक्शन में एक बहुत मेजर रोल रहता है। तो अगेन बायो की जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि बायो एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल का कोई बहुत मेजर रोल नहीं है या कैलकुलेशन का रोल नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम एंड लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड दैट टू डीपली। तो यही बेसिकली आपका एक बायो को प्रिपरेशन का एक सबसे बड़ा वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बीच डीप में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एनालिसिस करें। दिस इज़ द ओनली फार्मूला। जी डॉक्टर संतोष, बायो में जो टर्म्स होती हैं, मेडिकल टर्म्स होती हैं, उन चीज़ों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो इन चीज़ों की तैयारी से रिलेटेड आपसे समझना चाहेंगे। देखिए बेसिकली जो भी टर्म्स हैं बायोलॉजी में, वो टर्म्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सपोज इफ यू आर गोइंग टू डिसइंटीग्रेट द टू टर्म्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। दो चीज़ें अलग अलग हैं, किसी में सफिक्स कांस्टेंट है, किसी में प्रीफिक्स कांस्टेंट है, तो अगर सफिक्स एंड प्रीफिक्स कांस्टेंट रखें आप, तो आई मीन उसके अकॉर्डिंग सीखें आप, तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। प्लस बायोलॉजी के प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है वो है अप्लाइड बायोलॉजी। आजकल का जो सिनेरियो है उसमें अप्लाइड बायोलॉजी बहुत पूछा जाता है। प्लस में ऑप्टिंग अ गुड टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रिपरेशन ऑफ PMT। आप उस इंस्टीट्यूशंस को, उस टीचर को प्रेफर करें जिनका परसेंटेज ऑफ रिजल्ट अच्छा हो, ना कि वॉल्यूम्स में पढ़ाए जाते हैं, जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वॉल्यूम्स में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट उनके यहाँ का 2 से 5% होता है जी। तो स्टूडेंट्स को तय करना चाहिए कि कौन सा टीचर अच्छा है, बायोलॉजी किससे सीखें, फिजिक्स किससे सीखें, केमिस्ट्री किससे सीखें, एंड देन दे शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द रेस्पेक्टिव टॉपिक्स। बायोलॉजी में जो अप्लाइड साइंसेज अभी मैंने बताया, जो अप्लाइड बायोलॉजी है उस पर ज़्यादा फोकस करें, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा उनका। जी पीयूष जी, जैसा कि डॉक्टर संतोष बता रहे थे कि प्रिपरेशन के लिए जब हम कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते हैं, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आजकल जो PMT की तैयारी कराते हैं, तो बल्क में भी स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, इंडिविजुअल बैचेस भी होते हैं, तो इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन में इंस्टीट्यूट एक जो रोल प्ले करता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन का सही सिलेक्शन करते हैं तभी आपका एक क्रैक होना इस PMT एग्ज़ाम का तभी पॉसिबल है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन या आपका जो गाइड है या आपके जो फैकल्टी है वो ही अगर अच्छे नहीं है या वो प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पहला फैक्टर जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन इस बेस पे ज़रूर करें कि वो बल्क में उनकी क्लासेस ना लगती हों, जैसा संतोष जी ने कहा, डॉक्टर संतोष ने कहा कि बल्क में क्लासेस ना लगती हों, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरैक्ट। जब बहुत लोग इकट्ठे बैठे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरैक्ट। सेकेंड जो सिलेक्शन है वो एक बहुत मेजर सिलेक्शन, ये भी आपका इंस्टीट्यूट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये भी पार्ट रहेगा कि उसके लिए मटेरियल कैसा है उस इंस्टीट्यूशन का प्रिपरेशन के लिए, क्या वो अपडेटेड है या नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या वो आज के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं सिलेक्शन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड जो पॉइंट और मेजर पॉइंट हम देखेंगे
कि लास्ट उनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं पास्ट में, कितने उन्होंने रिजल्ट्स दिए, किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट्स दिए, क्या उनके जैसा संतोष जी ने दोबारा क्या कहा कि 2 या 3% की उनकी सक्सेस रेट है या उससे ज़्यादा है। तो ये सब फैक्टर्स हम देख सकते हैं जब हम प्रैक्टिकली एक सिलेक्शन करते हैं इंस्टीट्यूशन का। जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम दैट इज VMMC नॉट BMMC। चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इतने डॉक्टर संतोष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी बुक्स और स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी की या फिर कहीं जाके कोचिंग लेने की, तो इनके बीच में क्या ऑप्शन है जो आप प्रेफर करेंगे? देखिए, जहाँ तक हमने स्टडी किया है, क्रॉस स्टडी किया है, तो मटेरियल्स में जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है हमारे पास, NCERT की टेक्स्ट बुक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर बायोलॉजी। आई मीन, लोग जैसा बताया ना, वॉल्यूम्स में स्टूडेंट लेते हैं, दे डू ऑल हेरोइक डीड्स। आई मीन, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट को, इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और बेसिक्स से अलग चले जाते हैं। हमें बेसिकली बेसिक्स देखना है, स्टूडेंट का बेस तैयार हो। 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम बेसिक्स ओनली। तो स्टूडेंट्स को पहले NCERT कवर करें, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी NCERT कवर करें। बायो में NCERT पे कमांड होना चाहिए। कमांड ऑन सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन नोइंग अ वॉल्यूम। आई मीन, बहुत सारी चीज़ें जान ले और कमांड नहीं है किसी चीज़ पे, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कमांड होना, प्लस में अच्छे बुक्स का सिलेक्शन करना। बहुत सारे बुक्स हैं, आई मीन टू से कि बहुत सारे लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो पूछते हैं बुक्स के बारे में, क्या बुक्स प्रेफर करें, क्या टेस्ट प्रेफर करें। तो टेस्ट एंड बुक्स दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपका स्पीड कितना है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करें आप एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन करें। एंड देयर आर वेरी फ्यू टेक्स्ट बुक्स ओनली फॉर द प्रिपरेशन। वो फ्यू बुक्स सबको पता है, और कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं कि उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT को बेसिक्स में रखें और 2 हेल्प बुक्स ले सकते हैं आप। जी बिल्कुल, हेल्प बुक्स के साथ साथ कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है पीयूष जी, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सोनल, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कोचिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसा बताया गया कि हाँ, सारा सिलेबस हमारा NCERT से ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगेन, एक आपका विज़न जो है थोड़ा सा, और एक स्टडी आपकी डिटेल ज़रूर होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि बेसिकली आपको अपना फोकस ज़रूर इस चीज़ पे रखना है कि लास्ट ईयर्स के आप पेपर्स पढ़ें और उसको डिटेल स्टडी ज़रूर करें। और कोचिंग्स का एक मेजर रोल इस चीज़ में ये रहता है कि एक 30 से 40% जो हर स्टूडेंट का सिलेक्शन में रोल है वो ही सिर्फ एक कोचिंग का है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी उनको सेल्फ स्टडीज़ का एक मेजर रोल रहता है जो 60% के आसपास उनकी पूरी स्टडीज़ में या उनके सिलेक्शन में मेन रोल प्ले करता है। कोचिंग एक, जो सोनल जैसे हम बताएं कि कोचिंग एक ऐसी जगह है जहां जाते ही आपको एक नया बच्चा जो 10th के बाद इस फील्ड में आ रहा है या अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, उसको हर चीज़ एक तरह से एक नोट्स के रूप में, एक लेक्चर के रूप में, और हर तरह से एक ही जगह पे सब चीज़ें उसको सहज दी जाती हैं। तो एक उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है हर चीज़ को जज करना और स्टडीज़ करना। तो वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं कोचिंग साहब। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम सोनिया। मेरा सवाल संतोष कुमार जी से है कि PMT इट्स ओके कि बहुत टफ टेस्ट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बट जो मेंटली चाहिए कि अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे और एक टेंशन ना हो उसके रिगार्डिंग, हाउ टू मैनेज शेड्यूल और किस तरह से अपना रूटीन बनाया जाए? देखिए, रूटीन बनाने की जहाँ तक बात है, लोग हमेशा एक शेड्यूल तैयार करते हैं और शेड्यूल पे चलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात कि रूटीन बनाने का मतलब है कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें। 6 आवर्स स्टडी इज़ एनफ फॉर द प्रिपरेशन। इतना परेशान नहीं होना है कि रिजल्ट क्या होगा। बेसिकली जानना है कि हम एफर्ट कितना पुट कर सकते हैं, दैट इज़ इन योर हैंड। तो सारे सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे का टाइम दें, बीच में कुछ गैप रखें अपने रिलैक्सेशन के लिए, और स्ट्रेस ना लें, रिजल्ट को सोचकर स्ट्रेस ना लें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड ऑब्जेक्टिव्स
पे ज़्यादा ध्यान दें। दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, एक एंटेरोग्रेड अप्रोच होता है, दूसरा रेट्रोग्रेड होता है। एंटेरोग्रेड मतलब आप थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड मीन्स आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके थ्योरी पे आ रहे हैं। तो आप दोनों ही अप्रोचेस लगा सकते हैं सीखने के लिए। जी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, हम पहले बात कर रहे थे बायोलॉजी की वेटेज ज़्यादा है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी स्टूडेंट्स ओवरलुक नहीं कर सकते। फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक अपना अलग रोल प्ले करते हैं। देखिए, अब बड़ा एक प्रैक्टिकल सा है, वो सिलेबस का पार्ट है, और नेचुरली अगर कोई बच्चा इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि वो फिजिक्स नहीं कर रहा है या केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए सिलेक्शन बहुत टफ है। यू नेवर नो किस तरह से पेपर आपका आने वाला है, किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दी जाने वाली है, एंड यू नेवर नो अबाउट इंटरेस्ट। आप पढ़ने लगते हैं कई बार, और फिजिक्स पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप बायो के स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में बहुत एक अच्छा इंटरेस्ट बन सकता है अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ ईयर आपको कई बार ये रियलाइज होता है कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग हो गया है बायो के साथ साथ। तो अगेन इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको हमें बराबर ही लेके चलना होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर संतोष, आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई एडिशन करना चाहें, क्योंकि केमिस्ट्री भी काफ़ी डिफिकल्ट लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, फिजिक्स के से रिलेटेड अलग फियर्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में। हाँ, देखिए, केमिस्ट्री का प्रिपरेशन जहाँ तक है कि 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स है जिनको क्लियर करना होता है, लाइक मोल कंसेप्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारे चैप्टर्स हैं। प्लस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आजकल जो मोस्टली फेलियर रेट्स होता है स्टूडेंट का, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर उनकी अच्छी है तो 15 to 20 क्वेश्चंस आराम से कवर अप कर सकते हैं वो। और दूसरा कि अगर आप फिजिक्स करना चाहते हैं तो आपके कुछ पोर्शंस हैं फिजिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम में, लाइक 12th क्लास के मॉडर्न फिजिक्स मींस जो अप्लाइड फिजिक्स है, उसको अगर कवर अप कर लें तो आपके 30-35 क्वेश्चंस आराम से कवर अप हो जाएंगे अगर अच्छे से किया जाए तो। जी पीयूष जी, आप खुद एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं एस्पायरिंग करियर्स, तो आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे पीएमटी की प्रिपरेशन के लिए, तो कौन से मेजर फोबियाज या फियर्स हैं जो कि आप देखते हैं स्टूडेंट्स में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनसे डील करते हैं? देखिए, बिल्कुल सही आपने पूछा कि बहुत सारे फोबियाज होते हैं एक स्टूडेंट की जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जब वो एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जनरली इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कंटेंट किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चंस, एक लेक्चर के बाद सबसे बड़ा फोबिया ये रहता है जाके कि मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ तो क्या ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगा वर्कशीट्स के या नहीं, फिर कितना मुझे समझ आया है वो जनरली उनको एक वर्कशीट अटेंड करने के बाद ही समझ आता है। उसके अलावा जो बेसिकली फोबियाज रहते हैं, अब स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा इशू रहता है जब हम बात करें कि अगर स्टूडेंट इसको लाइटली ले रहा है, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन नहीं कर रहा है और टाइम के साथ साथ नहीं कर रहा है और इजी उसको लेके और लास्ट मोमेंट पे अगर वो प्रिपरेशन शुरू करता है, तो जनरली कंटेंट ज़्यादा होने के कारण या उसको ज़्यादा टाइम देने के कारण, टाइम उसको ज़्यादा देना पड़ता है जिससे जनरली स्ट्रेस भी कई बार क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट में। तो ये सारे जनरली आपके जो रहते हैं सब्जेक्ट फोबियाज भी जनरली किसी को रहते हैं, किसी को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है। तो अगेन अगर हम देखें कि फिजिक्स पार्ट में न्यूमेरिकल का भी बहुत एक मेजर रोल प्ले होता है। फिर अगर किसी का बायो स्ट्रांग है, उसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो अगेन उसको ये भी सोचना पड़ता है कि उसको केमिस्ट्री से थोड़ा सा फियर है या किस तरह का है। तो अगेन टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट जरूर स्टूडेंट ध्यान रखें। अगर ये ध्यान रख रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि जब एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो किसी तरह का कोई फोबिया उनको नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राघव जी हमारे साथ है। राघव जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सर मुझे आपसे पूछना है कि अगर मुझे घर से बिना ट्यूशन के तैयारी करनी है तो ये पॉसिबल है, और है तो कैसे, मतलब कैसे कर सकता हूँ मैं कि तैयारी यहाँ से? डॉक्टर संतोष ये जानना चाहते हैं कि अगर ये खुद सेल्फ स्टडी करना चाहें, घर पे तैयारी करना चाहे, तो क्या ये पॉसिबल भी है पीएमटी जैसे एग्जाम के लिए? ये बहुत अच्छे ढंग से पॉसिबल है, बट आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं अच्छे जो डीपीपी प्रोग्राम्स चलाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोग्राम चलाते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कीजिए। परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है
एक आध इंस्टीट्यूशंस को जिनको मैं जानता हूँ, एक्सेलेंस एजुकेशन नाम है उसका, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे टू संडे प्रोग्राम है, आप कहीं से भी घर से आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड यू कैन एसेस बेटर कि क्या कर सकते हैं आप। अगर आपका रिजल्ट अच्छा जा रहा है तो रेट्रोग्रेड स्टडी कीजिए उसी के अकॉर्डिंग, और नहीं जा रहा है तो सम क्लासेस यू कैन टेक, यू कैन रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूशन टू टेक सम क्लासेस, बस इतना ही करना होता है। जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी। करण जी हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि 3 मई को एग्जाम है और अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ऐसे में जो भी स्टूडेंट है जो अपीयर होगा एग्जाम में, वो अपने शेड्यूल और टाइम टेबल को कैसे बैलेंस करेगा, उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास? जी, पीयूष जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब एग्जाम में वक्त काफ़ी कम रह गया है, तो टिप्स जानना चाहते हैं ये थोड़े। बिल्कुल करण जी, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अभी भी आपके पास नो डाउट वक्त कम है, तो इस चीज़ में एक आप बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं आपको बचपन से ही कि आपने जितना किया है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, नई चीज़ों को अभी आप नहीं अडॉप्ट करें, और पुराना जो आपने करिकुलम किया है या आपने +2 की अपनी प्रिपरेशन जब करी है तो उस टाइम पे उसी को आप डिटेल्ड एनालिसिस करें। ये जो टाइम है अपना, इसमें मैक्सिमम टाइम आप अपना यूटिलाइज करें लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखने में, लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी मूव बनाएं, एक स्ट्रेस नहीं लें, किसी तरह का प्रेशर नहीं लें, एंड यू विल रियलाइज कि अगर आप इसी प्रोसीजर से चलते जा रहे हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के और उन्हीं की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और अपनी रिवीजन पार्ट पे एक थोड़ा सा आप रिवीजन पार्ट को अपना एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस टाइम पे, तभी आप कर पाएंगे। अगर इस टाइम पे अगर आप नए टॉपिक्स उठा रहे हैं तो आपको शायद उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नए टॉपिक्स को मत छुएं, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करें और अपने आप का बेस स्ट्रॉन्ग करें। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मिनट है तो कोई भी नई चीज़ शुरू करने से बेटर है कि आपके जो ऑलरेडी आप जो चीज़ें प्रिपेयर कर सकें उनका रिवीजन अच्छे से कीजिए, क्योंकि 3 मई को एग्जाम है, टाइम काफ़ी कम रह गया है। डॉक्टर संतोष, ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई, लेकिन अगर हम मेडिकल लाइन को ओवरऑल देखें, जो स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है कि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो किस माइंडसेट के साथ उसे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा? क्योंकि पीएमटी के बाद 5 इयर्स की स्टडी और आगे है जो उसे करनी है, फिर एमडी है, तो इस तरह से किस तरह से वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे? मेंटली तो प्रिपेयर कर ले कि सब कुछ एमबीबीएस और एमडी में ही करना है और लाइफ तो उसी में बीतना है उस स्टूडेंट का। सेकेंड थिंग कि क्लिनिक्स पे ध्यान देना है या टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, उनको पहले से डिसाइड करना होगा। जी, सपोज कीजिए कि आपको क्लिनिक्स में ज़्यादा मन लगता है और आप पेशेंट्स देखना चाहते हैं, तो आप ओपीडीज़ में जाया कीजिए। पेशेंट्स आर द बेस्ट बुक्स, इनसे अच्छे बुक्स नहीं होते। आप अगर पेशेंट से ज़्यादा रूबरू होएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पेशेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज जो चीज़ें आपको पेशेंट्स में मिल सकती हैं वो बुक्स में शायद देखने को ना मिले। थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और कुछ दिख नहीं पाता है। कुछ लोग थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पीजी प्रिपरेशन के लिए, कुछ लोग पेशेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो पेशेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऑब्वियसली दे विल बी मोर सक्सेसफुल। टाइम कैसे बीतता है कुछ पता नहीं चलता, इतने टेबल वाइवास, इतने एग्ज़ाम्स, इतने टॉर्चर्स, तो उसमें लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कैसे 5.5 साल निकल गए। बिल्कुल। वक्त की हमारे पास कमी है, तो इसलिए आज हम अपना डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करेंगे। गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। आप हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, पीयूष जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए फोकस हरियाणा। नमस्कार।